मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। इसमें हम एग्रो बेस मतलब जो भी एग्रीकल्चर से उनका रॉ मटेरियल आएगा और वो इंडस्ट्रीज़ चलती हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब पहले तो कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से इनका रॉ मटेरियल आएगा, फिर ये प्रोसेस होके अपना फिनिश्ड गुड बनाएगी। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो हमारी कंट्री में यूनिक पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। 14% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली जो है वो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, जो कि एग्रीकल्चर के डायरेक्टली बाद में है। मतलब पहले एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है ज़्यादा लोगों को, फिर उसके बाद हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग 24.6%, 4% जो है कंट्रीब्यूट करता है ये हमारी जीडीपी में। ओनली इंडस्ट्री है कंट्री में जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट वैल्यू चेन है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके और हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो हमारी कंट्री में ही बन सकता है। इसमें क्या होगा? फाइबर प्रोडक्शन इसमें रॉ फाइबर चाहिए होंगे, फिर स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग से रॉ यार्न मिलेगा, वीविंग नीटिंग होगी, उससे हमें फैब्रिक मिल जाएगा, और हमें फिर डाइंग एंड फिनिशिंग से हमें या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके हमें हमारे गारमेंट्स बन जाएंगे। उसमें भी आती है कॉटन टेक्सटाइल। एंशियंट टाइम में कॉटन टेक्सटाइल जो था वो हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वेविंग टेक्निक से करा जाता था। 18th सेंचुरी में पावर लूम मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आने लगे, ठीक है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक फेस करना पड़ा था, क्योंकि हम हैंडमेड बनाते थे, और वो पावर लूम तो हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट में भी महंगा पड़ रहा था, प्लस टाइम भी ज़्यादा ले रहा था। वो पावर लूम जल्दी जल्दी और सस्ता बना रहा था। तो क्योंकि हमारा जो कॉटन मील मेड जो क्लॉथ था इंग्लैंड से बन के आ रहा था, उससे हम compete नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कुछ फैक्ट भी दिए हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? मुंबई, 1854, ब्रिटिश राज में हुई थी। यूरोप में जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी थी और उन्हें क्लॉथ चाहिए थे यूके के, तो हमारा कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बूस्ट हुआ उस टाइम पे। 30 नवंबर 2011 बता रखा है। देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। हमारी कंट्री में 1946 कॉटन एंड हैंडमेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल है। 80% ऑफ दीज प्राइवेटली ओन्ड है, और कुछ हमारी पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आती हैं। सेवरल थाउजेंड हमारी कंट्री में स्मॉल फैक्ट्रीज हैं जिनके पास 4 to 10 लूम्स हैं। इन अर्ली ईयर्स की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात की बेल्ट में ही थे, इसी एरिया में थे, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट हो पा रहा था रॉ कॉटन। वहाँ पे मार्केट, ट्रांसपोर्ट है ना, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब की वजह से वहाँ पे अच्छा लोकलाइजेशन हो पा रहा था। अब दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसर लिविंग टू फार्मर। ये जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी बूस्ट दे रही है और हमारे फार्मर्स को भी क्लोज लिंक दे रही है, तो उनको लिविंग भी प्रोवाइड कर रही है। कॉटन बॉल प्लकर वर्कर्स गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग, इन सब में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। द इंडस्ट्री बाई क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं और इंडस्ट्रीज़ को भी, जैसे केमिकल, डाई, मी स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क, इन सब को भी कहीं ना कहीं, इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी ये बूस्ट दे रही है, डिमांड सपोर्ट कर रही है। स्पिनिंग जो थी वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज्ड थी हमारी कंट्री में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में। वेविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्किल डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं, कॉटन साड़ी
सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, वो हम कहीं से भी करा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में स्पिनिंग में। बट वीविंग की बात करें तो हमारा लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है, क्योंकि हमारी कंट्री का हाई क्वालिटी यार्न है, फैब्रिक जो है वो अच्छा नहीं है। वेविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स वगैरह में होता है। द हैंडस्पन खादी प्रोड्यूस लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वेवर्स। तो खादी का जो कपड़ा होता है उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड मिलती है घर पे या कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह बना के, ठीक है। अब अगर हम ये देखें मील सेक्टर जो है वो देखो 3.3 था और 11 में कितना 3.5 हो गया। पावरलूम 84.1 है, 84.1 ही है। हैंडलूम 11.3, 11.1 है ना अदर। तो हमारा मील सेक्टर थोड़ा सा बड़ा है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान, ठीक है। अदर इम्पोर्टर ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया जो करते हैं जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, है ना, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज, ये हमारी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं कॉटन गुड्स। अब इन्होंने कुछ क्या दी है, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल की इम्पोर्टेंट एरियाज बताएं जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्प्लेंडर्स की वर्ल्ड में, विद 43.13 मिलियन स्प्लेंडर्स हैं 11-12 की बात करें, और चाइना के बाद हैं। मिड 80s के बाद है स्पिनिंग सेक्टर जो था रिसीव, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे मिली थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा शेयर है कॉटन यार्न में, 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड, ठीक है। हाउएवर अवर ट्रेड इन गारमेंट इज ओनली 4%। मतलब हमारा जो शुरुआत के काम होते हैं ना, कॉटन बनाना, है ना, ये स्पिनिंग वगैरह का, ये तो हो रहे हैं अच्छे, लेकिन आगे जब गारमेंट बनाने की बात आ रही है जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, वो हो नहीं रहा ज़्यादा। और स्पिनिंग मिल आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल, है ना, और सारे फैब्रिक भी हम कैपेबल हैं यूजिंग करने के। वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हाई वैल्यू यार्न नहीं बना पा रही जो हम compete कर सके दूसरी कंट्री के लिए साथ। सम इस लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं इस सेगमेंट में, लेकिन वो भी क्या है, फ्रेगमेंटेड है स्मॉल यूनिट्स में, जो सिर्फ लोकल मार्केट तक ही रहती है, और इसी वजह से ही मिसमैच हो जाता है, और इस वजह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। तो हमारे स्पिनर्स क्या करते हैं, कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना, और हमें फिर गारमेंट्स या प्रिल्स जो हैं वे सब हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। देखो यार्न क्या है, 800 पर केजी है ना। ट्राउज़र जो है, अगर हम ट्राउज़र करके भेजें तो ये 800 रुपये पर केजी पे, मतलब आप हाई वैल्यू देख रहे हो कितनी हो सकती है, लेकिन हम लो वैल्यू प्रोडक्ट बनाने में तो कैपेबल हैं, लेकिन हाई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है, स्टेपल कॉटन 256 बेल ऑफ 170 kg ईच। द नीड ऑफ इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ड, मतलब इतना करने के बाद भी हमें अभी भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। पावर सप्लाई क्या है, इरेटिक है, अच्छी नहीं है ना। मशीनरी अपग्रेड करनी पड़ेगी वेविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में, और लो आउटपुट है लेबर का, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिंथेटिक फाइबर की वजह से। तो हमें अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे काम करना पड़ेगा, तभी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी बन सकते हैं, ठीक है। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बर्डन फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिक्रीज हो सकता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही ध्यान दे लें तो। अब आती है जूट टेक्सटाइल, ये तो हमारा कॉटन टेक्सटाइल का था। अब हमारा आता है जूट टेक्सटाइल। जूट
भी हमारा हम भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। सेकंड प्लेस पे हैं बांग्लादेश के बाद। 80 जूट मिल थी 2010-11 में। वेस्ट बंगाल में है, मेनली अलोंग द हुगली रिवर के आसपास है ना। ये 98 किलोमीटर और 3 किलोमीटर विड्थ की है। फर्स्ट जूट मिल की बात करें तो वो रिश्रा 1859 में बनी थी पार्टीशन में, जो कि जूट मिल्स जो थी कुछ इंडिया में रही थी, लेकिन 3/4 जो थी वो ज़्यादातर एरिया जो था जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ चला गया था, बांग्लादेश में चला गया था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था। अब फैक्टर क्यों है, क्यों जूट मिल हमारी जूट मिल हुगली बेसिन के पास है। एक तो जूट मिल प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता, वाटर अवेलेबिलिटी है, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे है, रोडवे, वाटरवे, है ना, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू मिल हो सकता है, अबेंडेंट वाटर है क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, चीप लेबर है वेस्ट बंगाल की, एडजॉइनिंग स्टेट बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, है ना। और कोलकाता क्या है, एक अर्बन सेंटर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी ये सब हमें ईजिली मिल जाती है। 2010-11 की बात करें, जूट इंडस्ट्री जो है वो सपोर्ट करती थी 3.7 लाख वर्कर डायरेक्टली एंड अनदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो कल्टीवेट करते थे जूट, है ना, मिस्ता वगैरह। तो वो इनडायरेक्टली हो गई, तो कितने ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री, इस पे अगर हम इन पे ध्यान दें तो हमारा लोगों कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है अगर हम इन सब चीज़ों को प्रमोट करें, तो इन सब चीज़ों को हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो, है ना। अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं, अब देखो जब नहीं चलती नहीं है तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड ये अच्छा बना रहे हैं। इंटरनल डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहे हैं कि जूट पैकेजिंग करो, है ना। तो प्रोडक्ट हमें डाइवर्सिफाई कर, नेशनल जूट पॉलिसी भी बनाई गई 2005 में, क्या, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, क्वालिटी इंप्रूव करें, गुड प्राइसेस जूट फार्मर्स से मिल जाएं, है ना, हाई यील्ड मिल जाए हमें पर हेक्टर, मार्केट मिल जाए हमें यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करना चाहती है पूरा वर्ल्ड, तो जूट क्या हो सकता है, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव हो सकता है, जूट बैग्स को प्रमोट करो रेदर देन प्लास्टिक बैग, ठीक है। तो जूट का भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जूट को भी एक नया मार्केट मिल सकता है अगर हम गवर्नमेंट या हम एज ए इंडिविजुअल उसको प्रमोट करें तो। नेक्स्ट आता है हमारा शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन फर्स्ट प्लेस है अगर गुड़ खंड सरी जो होती है इन सब में देखा जाए तो। रॉ मटेरियल जो है वो बल्कि होता है, होलेज, इट्स सुक्रोज कंटेंट, मतलब जो उसका मिठासपन जो होता है, या कह दो कि उसमें जो रसा होता है वो कम हो जाता है अगर उसको ज़्यादा टाइम हो गया तो कहाँ होनी चाहिए, ज़्यादातर जो मिल्स थी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में ही थी, पंजाब, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब में थी 62 मिल्स, लेकिन 60% मिल जो थी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। इंडस्ट्री सीजनल नेचर है, मतलब कभी कभी चलती है ना, कोऑपरेटिव सेक्टर को ज़्यादा सूट करती है, क्यों बताओ आप। इन रिसेंट ईयर क्या हो रहा है कि मिल्स जो है शुगर मिल शिफ्ट हो रही है, कंसंट्रेटेड हो रही है साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, मतलब महाराष्ट्र में, क्यों, क्योंकि केन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हायर सुक्रोज कंटेंट है, मतलब मिठास ज़्यादा है, तो क्या होगा, हम एक ही गन्ने से ज़्यादा रसा निकाल लेंगे और ज़्यादा चीनी वगैरह बना सकते हैं और ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। कूलर क्लाइमेट है तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन हो सकता है और कोऑपरेटिव्स जो है वहाँ पे ज़्यादातर सक्सेसफुल हैं।
अब मेजर चैलेंज क्या है, सीजनल इन नेचर है, ओल्ड एफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन के हैं, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से वही क्रॉस कंटेंट कम हो जाता है, एंड हमें यूज़ ऑफ बैगेजेस जो है उसको मैक्सिमाइज करना होगा। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like, share, subscribe and tell me how you like the video, please. Thank you.